नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से अज्ञेय रचित दोनों कविताएं यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद के प्रश्नोत्तर करेंगे। दोनों के भावार्थ हम देख चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता से दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो दीप अकेला, यह दीप अकेला इस कविता में दीप और पंक्ति ये दो प्रतीकार्थी शब्द हैं। यहाँ दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का। यहाँ कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता इसलिए कहा है क्योंकि दीपक में स्नेह यानी तेल भरा होता है और इसी वजह से वह जलकर प्रकाश देता है। उसकी लौ ऊपर की ओर उठी होती है, वह मानो उसका गर्वीलापन है। मतलब उसकी लौ का ऊपर उठा हुआ होना मानो उसका गर्वीलापन है, यानी गर्व के कारण उसकी लौ ऊपर की ओर उठी हुई रहती है और हवा से लौ जो इधर उधर हिलती है और झूमती रहती है वह उसका मदमातापन है। और इसी तरह से मनुष्य भी स्नेह से भरा होता है, उसमें गर्व और अहंकार की भावना भी होती है और अहंकार वश वह मदमाता भी है, झुकता भी है, इसीलिए झूमता भी है ना। अहंकार वश वह मदमाता भी है और झूमता भी है। इसीलिए कवि ने दीपक को स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता कहा है। और दीपक चूंकि व्यक्ति का प्रतीक है इसलिए व्यक्ति की भी यही अवस्था इसके माध्यम से अभिव्यक्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो यहाँ दीप व्यक्ति का और पंक्ति समष्टि या समाज का प्रतीक है। क्यों का जवाब तो ये है कि जैसे एक दीपक कहीं अकेला जल रहा होता है तो उसके द्वारा रोशनी उतनी नहीं फैल सकती जितनी कई दीपकों की एक पंक्ति फैला सकती है, इसलिए इस दीपक को पंक्ति में देने की बात कही गई है। उसी प्रकार एक व्यक्ति चाहे कितना ही गुणवान और प्रतिभावान क्यों न हो, वह अकेला समाज के लिए इतना कुछ नहीं कर सकता जितना वह समाज के साथ मिलकर। तो जिस तरह से दीपक का एक पंक्ति में लगकर जलना सार्थक होता है, उसी तरह से व्यक्ति का भी समाज में विलय यानी मिल जाना जरूरी हो जाता है ताकि उसकी शक्ति से मिलकर समाज की शक्ति बढ़ जाए और दोनों का मिलना सार्थक हो जाए, दोनों के ही लिए। इसलिए व्यक्ति का समाज में विलय आवश्यक है। और कैसे संभव है, इसका जवाब ये है कि समाज उसकी प्रतिभा और गुणों का सम्मान करके उसका अनुकरण कर सकता है या अनुकरण करे, क्योंकि समाज जो साधारण लोगों की भीड़ है, मतलब समाज साधारण लोगों की भीड़ होता है, समूह होता है, लीक पर चलने वाला होता है, वह ऐसे प्रतिभावान, गुणवान, साहस व्यक्ति का अनुकरण करके ही प्रगति कर सकता है, प्रकाशमान हो सकता है। जो बिरले ही होते हैं, अर्थात कईयों में एक होते हैं ऐसे व्यक्ति जो समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। तो गीत की सार्थकता उसके गाए जाने पर निर्भर है। मतलब कोई गीत कितना ही सुंदर हो, उसके भाव, उसका कथ्य, उसकी लय कितनी ही सुंदर और विशिष्ट हो, पर गाए बगैर इन चीज़ों का पता नहीं चल सकता। अतः गीत की सार्थकता उसके गीतकार द्वारा गाए जाने पर होती है। उसी प्रकार मोती की सार्थकता भी तभी है जब गोताखोर द्वारा उसे समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला जाए और मोती के पारखी द्वारा उस मोती को परख कर उसका मूल्य और उसकी उपयोगिता बताई जाए। अन्यथा दोनों ही उपयोग किए जाने के अभाव में निरर्थक है और इन्हें सार्थकता गायक और पारखी द्वारा ही प्रदान की जा सकती है, जो सभी से अलग और विशिष्ट है, अर्थात साधारण व्यक्तियों से, है ना। तो इसमें गायक और पारखी को भी विशेष व्यक्तियों की श्रेणी में बताया गया है। मतलब जब दीपक प्रतीक के माध्यम से जिस व्यक्ति की तरफ संकेत किया जा रहा है उन्हीं में गायक और पारखी भी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न चौथा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। यह अद्वितीय, यह जो व्यक्ति अद्वितीय है,
यह मेरा, यह मैं, स्वयं विसर्जित के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता। तो यहाँ व्यष्टि से अर्थ व्यक्ति और समष्टि से अर्थ समाज से है। कोई व्यक्ति कितना ही गुण और शक्ति संपन्न हो, उसकी सार्थकता तभी है जब वह समाज के साथ मिल जाए, और समाज का भी हित तभी है जब वह उसे अपने में मिला ले। तभी व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित होता है, सामाजिक शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति के गुणों का लाभ समस्त समाज और देश को मिलता है। अतः व्यष्टि अर्थात व्यक्ति जो अद्वितीय है, अनोखा है, उसका मैं और मेरा का भाव, जो अहम का भाव होता है उसमें, वह परिवर्तित होकर, विसर्जित होकर जब हम बन जाता है, तभी वह उपयोगी हो पाता है। इसलिए समाज के हित में, समष्टि के हित में व्यष्टि के अहम भाव का विसर्जन जरूरी है। अगला प्रश्न है, यह मधु है तख्ता निर्भय, पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। मतलब जो 3 पंक्तियां हैं उनमें मधु, गोरस और अंकुर का वर्णन हुआ है, तो इन तीनों की क्या विशेषता है। तो इस पंक्ति में मधु की विशेषता यह है कि वह एक दिन में संचित नहीं होता, एक ही दिन में इकट्ठा नहीं होता, बल्कि समय लगता है। मधुमक्खी धीरे धीरे उसका निर्माण और संचय करती है। स्वयं काल अपने टोकरे में युगों तक संचय करने के बाद मधु यानी शहद प्राप्त करता है। ऐसे ही व्यक्ति में मधुरता, व्यक्ति के व्यक्तित्व में मधुरता समय के साथ और उसकी परिपक्वता के बाद ही आती है। दूसरा है गोरस। गोरस है गाय के द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, दूध, दही आदि। तो गोरस जीवन रूपी कामधेनु से प्राप्त होने वाला अमृत के समान पवित्र दूध है। दूध जैसे कामधेनु से प्राप्त होने वाला अमृत है, वैसे ही उस विशिष्ट व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, वह उसके जीवन का अमृत है। अंकुर, अंकुर धरती को फोड़कर बाहर निकलता है और सूर्य को निडरता से ताकता है। उसे तो मिट्टी में दबा दिया जाता है, पर वह अपनी शक्ति से धरती को फोड़कर बाहर निकलकर सूर्य को जैसे बताता है कि लो मैं भी बाहर आ गया। वैसे ही गुणी व्यक्ति समाज के द्वारा तिरस्कृत, अपमानित और अवहेलना किए जाने के बाद भी अपने गुणों से, अपनी क्षमता से अपने व्यक्तित्व का प्रकाश चारों ओर फैला देता है और समाज रूपी सूर्य को चुनौती देता है निर्भयता से। ठीक है। अगला प्रश्न छठा, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य के लिए, भाव सौंदर्य में कविता के भाव, विषय वस्तु और कला पक्ष यानी उसकी भाषा शैली सभी आते हैं। इसके लिए आप इनका भावार्थ वाला वीडियो सुने। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यह दीपक अकेला है। कई दीपकों की पंक्ति के समक्ष वह अपने आप में एक लघु इकाई है। मतलब एक अकेला दीपक जो है एक लघु इकाई है, फिर भी वह अपने स्नेह से, तेल से जलकर प्रकाश फैलाता है। उसकी लौ ऊपर उठकर उसके गर्व को व्यक्त करती है और उसकी लौ का झूमना उसके मद भाव को, अहम को व्यक्त करता है। वह अकेला जलकर भी अपनी सामर्थ्य व्यक्त करता है और पंक्ति में लगने से तो उसकी सार्थकता और उपयोगिता बढ़ ही जाती है, पंक्ति की भी बढ़ जाती है। वही बात एक व्यक्ति के साथ है। दीपक एक व्यक्ति का प्रतीक है, वह भी समाज की लघु इकाई है। मतलब जो व्यक्ति है वह समाज की लघु इकाई है, वह लघु मानव है। वह समाज का अंग होकर भी अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखता है, महत्व रखता है। वह स्वयं निर्णय करता है कि समाज के साथ, समाज के किस वर्ग के साथ और वह कैसे जुड़े। वह स्वतंत्र है, उसे बलपूर्वक समाज के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, अपितु स्वयं समाज उसे ससम्मान अपने साथ सम्मिलित करता है, उसके नेतृत्व को स्वीकार करता है और वह व्यक्ति अपने कार्यों, गुणों और क्षमताओं से समाज का हित करता है। यही इस कविता का प्रतीकार्थ है और लघु मानव का अस्तित्व और महत्व है जो दीपक के माध्यम से प्रकट किया गया है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक हैं। यह कविता प्रयोगवादी कविता है। इस कविता में नए प्रतीक हैं, नए उपमान हैं, नए बिंब और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अभिव्यक्ति की शैली भी एकदम नवीन है, भाषा का प्रयोग भी नवीन है, इसलिए यह एक प्रयोगवादी कविता है। ठीक है। आगे, मैंने देखा एक बूंद। इसका पहला प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि का सागर से आशय है विराट से, परम ब्रह्म से या परमात्मा से है,
और बूंद से आशय व्यक्ति से है। जिस तरह सागर से बूंद उछलकर एक पल के लिए अलग होती है, सूरज की लालिमा में रंग कर पुनः सागर में विलीन हो जाती है, तो बूंद क्षणभंगुर है, नश्वर है, फिर भी उसका अस्तित्व है, महत्व है। वह सागर में समाकर अपने क्षणभंगुरता के एहसास से मुक्त हो जाती है। यही अवस्था मानव की है। वह परम सत्ता से अलग होकर क्षणभंगुर जीवन जीता है और पुनः उसी विराट सत्ता में विलीन हो जाता है, पर फिर भी उसके क्षणभंगुर और नश्वर जीवन का महत्व है और विराट में विलीन हो जाना उसका लक्ष्य है। क्षणभंगुरता के कलंक से, एहसास से मुक्ति है। मतलब विराट में विलीन हो जाना, जैसे क्षणभंगुरता का जो कलंक उसे मिला हुआ है, उससे मुक्ति पा जाना है। और यही भारत का जीवन दर्शन है। अर्थात यहाँ सागर का शाश्वत होना और बूंद का क्षणभंगुर होना दर्शाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता इस प्रकार है कि सागर के जल से उछलकर एक बूंद पल भर के लिए अलग हुई और संध्या काल के अस्त होते सूर्य की लालिमा से लाल रंग की होकर रंग कर प्रकाशित हो जाती है और अपना क्षणिक जीवन भी बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से जी लेती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शाश्वत सत्ता से अलग होकर संसार में छोटा सा जीवन जीकर भी अपनी सार्थकता रखता है और अंत में उसी शाश्वत सत्ता में विलीन होकर अमरता भी प्राप्त कर लेता है। मतलब क्षणभंगुर भी है और विराट में मिलकर विराट भी हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूने विराट के सम्मुख दाग से। पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस भावार्थ के लिए आप भावार्थ वाला वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। तो प्रेगवादी कवि अज्ञेय जी ने इस कविता में क्षण के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से रेखांकित किया है। क्षण भले ही क्षण भर का है, फिर भी उसका महत्व है। सागर से बूंद क्षण भर के लिए अलग होकर पुनः सागर में खो जाती है, किंतु उस क्षण जब वह उससे विलग हुई, सूर्य की लालिमा में रंगीन और प्रकाशमान होकर अपने क्षण भर के जीवन की भी छाप छोड़ देती है। मतलब क्षण भर के लिए जो अलग हुई, उस समय की छाप भी वह छोड़ देती है। वह क्षण कवि के हृदय में अंकित हो जाता है और उसी से उसे यह बोध होता है, इस सत्य का उद्घाटन उसकी चेतना में होता है, कवि की चेतना में, कि मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है, क्षण भर का है, विराट से अलग होकर कुछ समय के लिए अस्तित्व में आता है और अपने जीवन के आलोक में प्रकाशित होकर पुनः विराट में मिल जाता है। पर उसके उस छोटे से जीवन का भी अत्यंत महत्व है। यह सृष्टि इसी क्षणभंगुर जीवन से चलायमान है, गतिमान है। ठीक है। तो भारतीय दर्शन में सागर और क्षण के महत्व को उजागर करते हुए जो कविता का मूल भाव है, इस कविता का मूल भाव यही है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे योग्यता विस्तार के प्रश्न जो आपकी योग्यता में वृद्धि करने के लिए हैं। अज्ञेय की कविताएं नदी के द्वीप और हरी घास पर क्षण भर पढ़िए और कक्षा की भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो आपकी कविताएं पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर के देखिए। नदी के द्वीप कविता भी प्रतीकात्मक कविता है, जिस तरह से ये दोनों कविताएं आपने पढ़ी हैं, और वे हरी घास पर क्षण भर इस संग्रह में ही संकलित है। मानव और समाज विषय पर परिचर्चा कीजिए। मानव और समाज विषय पर परिचर्चा। तो दोनों कविताओं में, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद में, मानव और समाज के संबंध, मानव के अस्तित्व का बोध दीपक और क्षण के माध्यम से कवि ने बताया है और पंक्ति व सागर के प्रतीक से समाज के महत्व का भी दर्शन कराया है। तो आप दोनों कविताओं पर चिंतन मनन करके, विश्लेषण करके अपने शब्दों में इसका लेख भी लिखिए और कक्षा में परिचर्चा भी कीजिए। भारतीय दर्शन में सागर और बूंद का संदर्भ जानिए। तो जो इस कविता मैंने देखा एक बूंद में कवि ने यही बताया है, भारतीय दर्शन की ही व्याख्या की है सागर और बूंद के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया। आगे है शब्दार्थ और टिप्पणी। यह दीप अकेला के शब्द कृति माने भाग्यवान, कुशल, योग्य, पनडुब्बा, पनडुब्बा कहते हैं गोताखोर को,
एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियाँ पकड़ता है। समिधा, यज्ञ की सामग्री, हवन करने की सामग्री, लकड़ी वगैरह। बिरला, बहुतों में एक, कईयों में एक। बहुत खास जो विशेषताओं वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं। तो बिरले मने सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में एक। विसर्जित मने त्यागा हुआ। गोरस, गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थ, दूध, दही आदि। निर्भय मने भय रहित, निडर, बिना डरे। प्रकृत, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के अनुरूप, स्वाभाविक। स्वयंभू मने ब्रह्मा, स्वयं पैदा हुआ। अयुतः, 10,000 की संख्या। असंबद्ध, पृथक। अमृत पूत पे, अमृत रूपी पवित्र दूध। कुत्सा मने निंदा, घृणा। उल्लंब बाहु, उठी हुई बाहों वाला। मौना मने टोकरा, पिटारा। और मैंने देखा एक बूंद में विराट से आशय है बहुत बड़ा या ब्रह्म। उन्मोचन, मुक्त करना, ढीला करना। नश्वरता, नाशशीलता, मिटना। नश्वरता, जो चीज़ें एक समय पर मिट जाती है, कभी भी मिट जाती है, उनको कहते हैं नश्वर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।